बुझी हुई आग जल सकती है, बुझी हुई आग जल सकती है, तूफान से नाव भी निकल सकती है। होके उदास ना बदल अपने इरादे, होके उदास ना बदल अपने इरादे, क्योंकि तेरे इरादे से एक दिन ये दुनिया बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के बारे में, जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान जीके से संबंधित है। यानी ये जो सवाल है ये राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की जो पूर्व की भर्ती है उनमें भी पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा इनके आसपास बनने वाले सवालों के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन है, 1567, 1303, 1534 और 1537। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के बीच में जो अलाउद्दीन ने घेराबंदी की थी उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसे चित्तौड़गढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। बात है 1303 की, और 1303 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का मतलब मैं एके रख रहा हूँ। एके ने किस पर आक्रमण किया था? चित्तौड़गढ़ पर। और उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? महाराणा रतन सिंह। महाराणा कौन थे? रतन सिंह थे। कहते हैं कि इस युद्ध में एके की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और रतन सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्होंने केसरिया किया था। और इनकी पत्नी थी और उस पत्नी का नाम था पद्मिनी, और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 स्त्रियों ने क्या किया था? जौहर किया था। 1600 स्त्रियों ने क्या किया था? जौहर किया था, जिसे राजस्थान का पहला प्रमाणित साका भी कहा जाता है। इसी युद्ध के दौरान गोरा और बादल दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोरा और बादल। इसके अलावा जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है जिसका नाम होता है खिज्र खां। ये जो दुर्ग होता है जीतकर अलाउद्दीन अपने पुत्र खिज्र खां को दे देता है, और खिज्र खां इस दुर्ग का नाम रख देता है खिजराबाद। क्या नाम रख देता है? खिजराबाद। इसके अलावा इससे जो चित्तौड़गढ़ वाली ये 1303 की घटना है, इस घटना का वर्णन भी किया था। वो किया था पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा था। पद्मावत एक पुस्तक लिखी थी, और वो किसने लिखी थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, पद्मावत का बहुत अधिक पूछा जाता है कि जो ये पद्मावत है, ये पद्मावत रचना किसकी है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। और मलिक मोहम्मद जायसी है ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। तो क्या क्या पूछ सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303 में हुआ था। किस किस के मध्य ये युद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह, पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 स्त्रियों ने जौहर किया था। और इसका जो वर्णन मिलता है पद्मावत ग्रंथ के अंदर मिलता है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इसमें गोरा और बादल युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर अधिकार हुआ तो इसने इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था दोस्तों? खिजराबाद रख दिया था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन सा अविका कवच बीमा योजना, अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? अश्व प्रजनक, मेष या भेड़ प्रजनक, गौर प्रजनक या महिषी भैंस प्रजनक? दोस्तों, सवाल पूछा है कि राजस्थान में एक योजना है, उस योजना का नाम है अविका कवच बीमा योजना। ये जो अविका कवच बीमा योजना है दोस्तों, ये इनके बारे में पूछा है कि इसका संबंध किससे है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो संबंध है वो है भेड़ पालकों से। किससे हैं? भेड़ पालकों से। यानी जो हमारे राजस्थान के अंदर जो भेड़ पालक लोग हैं उनकी भेड़ों का क्या किया जा रहा है? बीमा किया जाता है। और उसके अंदर जब इनकी बीमा के तहत इनकी जो भेड़ों को नुकसान हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तब गवर्नमेंट अविका कवच बीमा योजना के तहत इनको राशि देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है?
बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, गुर्जर है, भील है, बनिया है और अहीर है। दोस्तों मानगढ़ धाम की बात करते हैं, सवाल पूछा है मानगढ़ धाम। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि राजस्थान में मानगढ़ धाम किस जिले में है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर है ये? बांसवाड़ा जिले में। सवाल पूछा जाता है कि मानगढ़ ये हत्याकांड हुआ था, ये हुआ कब था? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? तो बात है नवंबर 1913 की। कब की? नवंबर 1913 की। मानगढ़ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे राजस्थान के गोविंद गिरी, क्या नाम था? गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों का एक सम्मेलन आयोजित हो रहा था, गोविंद गिरी के नेतृत्व में। और गोविंद गिरी के नेतृत्व में जब ये भीलों का यहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, उस समय अंग्रेजों ने यहाँ पर अचानक हमला किया, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे, जिसे इस हत्याकांड को कहा जाता है राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मानगढ़ है, यह मानगढ़ किस समुदाय से संबंधित है? तो भील समुदाय से। किस समुदाय से था दोस्तों? भील समुदाय से। इसके अलावा गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? आपको पता होगा। एक कौन सा आंदोलन चलाया था? एक ही आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया था? ये आंदोलन चलाया था। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो भगत आंदोलन चलाया था वो गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। भगत आंदोलन चलाया था इन्होंने। क्यों चलाया था? तो इन्होंने भीलों के अंदर जन जागृति को जागृत करने के लिए, भीलों के अंदर जो समुदाय के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने के लिए कहा गया कि भाई मांस का सेवन मत करो, इसके अलावा मदिरा का सेवन मत करो। इस तरह से उन्होंने क्या किया था? ये सम्मेलन आयोजित किया था और अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या करवा दिया था? नरसंहार करवा दिया। तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हत्याकांड, ये हत्याकांड हुआ था नवंबर 1913 में। और कहां पर हुआ था? तो ये बांसवाड़ा में मानगढ़ नामक पहाड़ी पर हुआ था। और उस समय इसके जो नेता थे, प्रमुख नेता गोविंद गिरी थे, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। 1500 भील मारे गए थे। और मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो वो है भील समुदाय से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, क्या कहता है। पलाया झीलें, कौन सी झीलें? पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? पूछा है पलाया झीलों के बारे में। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में। अरावली पर्वत है, थार का मरुस्थल है, हाड़ौती का पठार है और पूर्वी का मैदान है। दोस्तों पलाया झीलें, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पलाया झीलें ये राजस्थान के किस भाग में है? तो ध्यान रखना दोस्तों थार के मरुस्थल में है। कहां पर? थार के मरुस्थल में। होता क्या है दोस्तों, ध्यान से इधर देखिए कि जो ये बड़े बड़े रेत के टीले या धोरे होते हैं, और जब बारिश होती है तो इन बड़े टीलों के बीच में क्या होता है? बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, उन्हें पलाया जिले कहा जाता है। और ये जो पलाये जिले हैं, थार के मरुस्थल में जल स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण योगदान होता है इनका। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर खेती भी की जाती है पलाया जिलों के आसपास। तो थार के मरुस्थल में स्पेशली अगर आपको पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झील किस जिले में पाई जाती है, तो हमारे राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर कौन सी जिले हैं? पलाया झीलें अधिक देखने को मिलती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या सवाल है। अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार है। 4 ऑप्शन है। मध्य प्रदेश के सिहारे से दिल्ली तक, फिर है राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, फिर है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, और फिर है उत्तर प्रदेश से आगरा तक। दोस्तों बात किसकी की है इन्होंने कहा है अरावली पर्वतमाला। तो हम यहाँ पर एक नक्शा बना लेते हैं, उसी के हिसाब से देखिए समझ लेते हैं। ये देखिए सामान्य रूप से राजस्थान का नक्शा कुछ इस तरह से बना है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर सवाल किसका पूछा है? अरावली पर्वतमाला का। देखिए दोस्तों राजस्थान से अरावली पहले कहां से शुरू होती है? गुजरात के अंदर। यहां पर गुजरात है और गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पालनपुर, और पालनपुर से ये अरावली शुरू होती है इस तरह से। और यहां से होते हुए ये क्या करती है? राजस्थान से होते हुए हरियाणा जाती है। हरियाणा जाते हुए यहां तक, ये कहां तक जाती है? दिल्ली में जाती है। इसका मतलब ये गुजरात एक, ध्यान रखना दोस्तों मैं बता रहा हूं, वो राजस्थान 2 और हरियाणा
3 राज्यों में तो ये जाती है। इसके अलावा दिल्ली हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्यों से होकर ये क्या करती है, निकलती है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो अरावली पर्वतमाला है इसकी कुल लंबाई पूछ ले आपको, तो कुल लंबाई दोस्तों इसकी 692 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई ध्यान रखना एग्जाम में पूछे तो 550 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 550 किलोमीटर है। ये जो अरावली है ये राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य कैसे कि अरावली का जो इस साइड है यहाँ पर तो बारिश होती है 50 सेंटीमीटर प्लस, और अरावली का जो ये पश्चिमी भाग है यहाँ पर होती है औसत 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है, औसत 50 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो अरावली पर्वतमाला है इस अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है आडा वाला पर्वत। इसके अलावा इसी के जैसी अमेरिका में भी एक क्या है, पर्वतमाला है। तो ध्यान रखना दोस्तों अमेरिका के अंदर भी इसकी जैसी एक पर्वतमाला है और उसके बारे में भी पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा गया था कि विश्व में अरावली के जैसी और ऐसी कौन सी पर्वतमाला है, तो अमेरिका में एक पर्वतमाला है जो कि है अपलेशियन पर्वतमाला, जिसकी तुलना किससे की जाती है, अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ, तो ध्यान रखना दोस्तों इसका निर्माण होता प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में यानी कार्बोनिफेरस, ध्यान रखना दोस्तों कार्बोनिफेरस युग में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो खनिज है वो कहां पर मिलते हैं, अरावली पर्वतमाला के अंदर मिलते हैं। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान से कहां से, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक जाती है। ये पालनपुर गुजरात, राजस्थान, यहाँ हरियाणा और यहाँ दिल्ली, और दिल्ली में यहाँ तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा पूछिए कहां पर सर्वाधिक होती है। 4 ऑप्शन है, माउंट आबू, भोराट का पठार, फलोदी या फिर फतेहपुर। दोस्तों राजस्थान में सबसे कम बारिश कहां पर होती है, तो हमेशा ध्यान रखना राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है फलोदी में। लेकिन अपने को क्या पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, माउंट आबू में। कहाँ होती है दोस्तों, माउंट आबू में। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बारिश है माउंट आबू में, सबसे कम है फलोदी में। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक बारिश किस जिले में होती है, जब बात जिले की आएगी तब करना झालावाड़, और सबसे कम पूछे तो करना जैसलमेर। कितनी करोगे दोस्तों, जैसलमेर की। तो राजस्थान में सर्वाधिक किस स्थान का पूछे तो माउंट आबू, सबसे कम फलोदी में, जिले का पूछे सर्वाधिक बारिश झालावाड़ और सबसे कम जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है। सवाल पूछा है कि राजस्थान में सेवण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, घास है, फसल है, वृक्ष है और झाड़ी है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सेवण है आप लोगों को पता होना चाहिए सेवण क्या है। ये सेवण लिखा मैंने, सेवण राजस्थान के अंदर उगने वाली घास है और कहां पर उगती है, तो पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में हमारे देखिए जैसलमेर जिले के अंदर पोखरण से लेकर ध्यान रखना दोस्तों रामगढ़ तक। कहां से, पोखरण से लेकर रामगढ़ तक एक भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी यहाँ इनके बीच में एक 70 किलोमीटर मीठे पानी का एक जल पट्टी है, यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर सेवण घास बहुत अधिक उगती है। सेवण घास के बारे में और क्या सवाल पूछा गया था कि सेवण को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। सेवण को स्थानीय भाषा में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना लिल्लोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, लिल्लोण कहा जाता है। और अक्सर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है सेवण घास का। तो याद रखना कि ये जो सेवण घास है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लसीयूरुस सिडिकुस। क्या नाम है दोस्तों, लसीयूरुस
और इसके पीछे लिखना है सिडिकुस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और सबसे बड़ी घास बात यह है कि ये जो घास है एकदम खराब नहीं होती है, आप इसको 10-10, 12-12 साल तक के लिए भी स्टोरेज करके रख सकते हो। और सर्वाधिक पौष्टिक घास है राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली, सर्वाधिक पौष्टिक है, जो जानवरों के लिए अत्यंत पौष्टिक है। जो दुधारू गाय होती है या दुधारू जानवर होते हैं उनके लिए बहुत ही ये क्या होती है, फायदेमंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, पूछा किसका है, झीलों की नगरी का। और क्या पूछा है कि पर्यटक स्थल है। 4 ऑप्शन है झीलों की नगरी, पहला है जयपुर, दूसरा है माउंट आबू, तीसरा अजमेर और चौथा है उदयपुर। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो उदयपुर है, इस उदयपुर को किसकी नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहां पर हैं, उदयपुर में। लेकिन अगर खारे पानी की झीलें कभी भी पूछ ले तो नागौर में। इसीलिए मीठे पानी की झीलों के कारण इसे कहा जाता है झीलों की नगरी। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, इसको और क्या कहा जाता है, उदयपुर को, उदयपुर को कहा जाता है व्हाइट सिटी। व्हाइट सिटी मीन्स क्या होता है, श्वेत नगर या सफेद नगर। इसके अलावा और क्या कहा जाता है उदयपुर को, उदयपुर को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसको कहा जाता है फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी, फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी कहा जाता है। इसके अलावा उदयपुर के और उपनाम मिलते हैं, तो याद रखना उदयपुर के कुछ और जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, इसे कहा जाता है पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस। याद रखना वेनिस इसे कहा जाता है। तो पेरिस किसे कहा जाता है, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा उदयपुर का एक और इंपॉर्टेंट जो नाम बहुत अधिक चर्चा में रहता है, जो अक्सर पूछा जाता है, इसे कहते हैं राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है, सवाल एक बार पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसे कहा जाता है सैलानियों का स्वर्ग, यानी जो पर्यटक आते हैं पर्यटकों के लिए एक तरह का स्वर्ग है। इसके अलावा उदयपुर की स्थापना पूछे तो उदयपुर का नाम से ही स्पष्ट है, महाराणा उदय सिंह ने की थी आका तीज के दिन। कब की थी, आका तीज यानी अक्षय तृतीया थी, और साल था 1659। तो ये था उदयपुर। वापिस ध्यान से देख लो, सवाल क्या पूछा था, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है, श्वेत नगरी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने आका तीज के दिन यानी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन इसकी स्थापना की थी, आका तीज की, यानी 1659 को। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। अब सवाल पूछा है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से चारों में से कौन सा राजस्थान का पर्यटन स्थल नहीं है, वो भी धार्मिक दृष्टि से। 4 ऑप्शन है, रामदेवरा है, नाथद्वारा है, जयसमंद है और रणकपुर है। तो देखो दोस्तों, रामदेवरा का नाम सुना है, रामदेवरा में रामदेव जी, कौन है भाई, रामदेव जी। फिर नाथद्वारा का पूछा है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, कौन है भाई, श्रीनाथ जी। इसका मतलब दोनों धार्मिक है। फिर पूछा है रणकपुर, तो आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि रणकपुर में क्या है, जैन मंदिर है। कैसे मंदिर है, बहुत सारे जैन मंदिर है। जयसमंद है, वो देखिए धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है, वो कैसा है, प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, एक झील है। और वहां पर क्या है, आप जाओगे तो धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ये किस तरह से जाओगे, आप टूरिज्म की दृष्टि से जाओगे, पर्यटन की दृष्टि से जाओगे। अगला सवाल देखते हैं अपनी स्क्रीन पर क्या है, देखिए, राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा मंदिर स्थित हैं। राजस्थान के किस जिले में देलवाड़ा के मंदिर स्थित हैं। अब देखिए, देलवाड़ा के मंदिर से संबंध में 4 ऑप्शन दिए हैं। भीलवाड़ा दिया है आपको, हनुमानगढ़ दिया है, सिरोही दिया है, और ध्यान रखना दोस्तों टोंक दिया है। यानी भीलवाड़ा ए, ब में हनुमानगढ़, स में सिरोही और द में टोंक।
सवाल क्या पूछा है, देलवाड़ा जैन मंदिर। देखिए यहाँ पर दिलवाड़ा भी लिख सकते हैं और देलवाड़ा भी लिख सकते हैं, आपको समझ अच्छी रखनी है कि हमें पॉजिटिविटी लेनी है। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, सिरोही में, और सिरोही में भी कहाँ पर, माउंट आबू में। कहाँ पर है दोस्तों, माउंट आबू में। कहते हैं कि गुजरात का शासक होता है भीम प्रथम। कौन होता है, भीम प्रथम। और भीम प्रथम का क्या होता है, एक मंत्री होता है, और उस मंत्री का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने। किसने करवाया दोस्तों, विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके जो वास्तुकार थे, जो आर्किटेक्चर थे, वो दो भाई थे, जिनका नाम था, एक का नाम था वास्तुपाल और दूसरा नाम था तेजपाल। इन दोनों भाइयों ने ये नक्शा तैयार किया था। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि जो देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो ये जैन धर्म के 22वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर है, ध्यान रखना, नेमिनाथ को समर्पित है। इसके अलावा इससे ये भी नहीं पूछा गया सवाल। सवाल क्या पूछा गया था एक बार कि विमल शाही, कौन सा, विमल शाही व लवण शाही, कौन सा, लवण शाही जैन मंदिर कहां पर स्थित है। तो यहीं पर देलवाड़ा के अंदर जो विमल शाही है और लवण शाही दोनों मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है। तो वापस एक बार ध्यान रखना दोस्तों, क्या क्या सवाल पूछे गए थे देलवाड़ा के बारे में। देलवाड़ा के जैन मंदिर है सिरोही जिले माउंट आबू में। इसके अलावा निर्माण किसने कराया था, विमल शाह ने करवाया था। इसके जो वास्तुकार, जो आर्किटेक्चर थे, वास्तुपाल और तेजपाल थे, ठीक है। इसके अलावा इस जैन मंदिर के अंदर विमल शाही और लवण शाही मंदिर भी बने हुए हैं। ये समर्पित किसको है, तो 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, उनको क्या है, समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों, हरणी महादेव मंदिर फिर खाली जगह स्थित है। कांस्टेबल में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है जब से कांस्टेबल के एग्जाम शुरू हुए हैं। हरणी महादेव मंदिर कहां पर स्थित है, 4 ऑप्शन है, भीलवाड़ा है, चूरू है, बांसवाड़ा है और फिर सीकर है। तो दोस्तों हरणी महादेव मंदिर है, ये भीलवाड़ा में है। कहां पर है दोस्तों, भीलवाड़ा में हरणी महादेव मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर जो भगवान शिव का नंदी है, वो उस नंदी की जो प्रतिमा है पूरी किसकी बनी हुई है, पित्तल की बनी हुई है, बड़ी सी प्रतिमा है, इसलिए हरणी महादेव मंदिर है, प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मेला कब आयोजित होता है, तो शिवरात्रि के दिनों में 3 दिन तक यहाँ पर बड़ा एक मेला आयोजित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिर है सवाल है, सालिम सिंह की हवेली और नतमिल की हवेली स्थित हैं। 4 ऑप्शन है, बाड़मेर है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है और जैसलमेर है। दोस्तों सवाल क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, जैसलमेर के बारे में पूछा है और क्या पूछा है, हवेली के बारे में पूछा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध हवेलियां हैं। एक का नाम है सालिम सिंह की हवेली, दूसरा है नतमल की हवेली। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया था, जो एक हवेली प्रसिद्ध है जैसलमेर की, तो पटवों की हवेली। कौन सी हवेली है दोस्तों, पटवों की हवेली भी यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध है। सवाल क्या पूछा जाएगा, पटवों की हवेली कहां पर स्थित है, जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली कहां है, जैसलमेर में। नतमल की हवेली कहां है, जैसलमेर में। ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इनके अंदर एक तो सूक्ष्म कारीगरी, कहीं कहीं पर इनके यहाँ पर हाथी दांत का प्रयोग भी हुआ है। इसके अलावा झरोखेदार है, जालीदार है, देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई हवेलियां नहीं है बल्कि क्या है, महल की तरह लगती है। तो सालिम सिंह, नतमल की हवेली और पटवा की हवेली कहां पर स्थित है, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। 4 ऑप्शन है, बडार है, फिर है आखिया है, जड़ूला है या समेला है। सवाल पूछा है कि किस अवसर पर बच्चों के जो बाल काटे जाते हैं लोक देवता या लोक देवियों के सामने, उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब घर में छोटा बच्चा होता है पहली बार बाल काटते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं जड़ूला। और ये बाल काटने के बाद किसको चढ़ाए जाते हैं, देवी या देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, ताकि जो बच्चा है, छोटा बच्चा, शिशु है, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। एक आभूषण का नाम ले लिया है भाई,
क्या बताया है, सुरलिया। और ये क्या बताया कि कहाँ पर पहना जाता है, गर्दन में पहना जाता है या कान में या पैर में या कलाई में। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो ये सुरलिया आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, कान में। अब यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, सुरलिया के अलावा कान में और कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो ध्यान रखना कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कान के अंदर क्या क्या पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं लूंग, क्या पहने जाते हैं, लूंग। और क्या पहनी जाती है, मुर्कियां। और क्या पहनी जाती है, मुर्कियां पहनी जाती है दोस्तों। इसके अलावा झेला, क्या पहना जाता है, झेला। इसके अलावा और क्या पहना जाता है, कान के अंदर लटकन। और क्या पहना जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि बाली क्या पहनी जाती है, बाली भी कहाँ पहनते हैं, कान में पहनते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर और क्या पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एक झुमका होता है और एक होता है फूल झुमका। तो झुमका और फूल झुमका दोनों कहाँ पर पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, झेला भी पहना जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज नक्केसर कहाँ पर पहना जाता है, नक्केसर जो कान से भी जुड़ा होता है, नाक से भी जुड़ा होता है, वो पहना जाता है कान में। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, एक और नाम आता है भौरा, भौरा भी कहाँ पर पहना जाता है, कान में। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, कुछ और नाम पूछे जाते हैं, आपको पता होता है कुंडल, कुंडल भी कहाँ पर पहना जाता है, कान में बड़ा सा होता है कुंडल। और कुड़क, क्या नाम आता है, कुड़क। और कुड़क भी कहाँ पर पहना जाता है, कान में। ये थे दोस्तों कान से संबंधित महत्वपूर्ण क्या थे, आभूषण। इसके अलावा एक दो और नाम बता देता हूं अगर आप याद रखना चाहो तो। कर्णफूल है, वो भी कहाँ पर पहना जाता है, कानों में। कर्णफूल भी कहाँ पर पहना जाता है, कानों में। इसके अलावा एक और आभूषण आता है जिसको कहते हैं लटकन, तो लटकन भी कहाँ पर पहना जाता है, कानों में। तो दोस्तों ये थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो पूर्व में आ चुके महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा इनके आसपास जितने भी प्रश्न बने उनके ऊपर अपन ने चर्चा की। तो दोस्तों लगातार हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए। तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का ऑनलाइन जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।